नमस्कार, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज कॉमनली पाई जाने वाली मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है टेराटोजूसपर्मिया, इसके बारे में बात करूंगी। जब हम सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। काउंट उसकी कितनी है, मोटिलिटी कितनी है एंड मॉर्फोलॉजी कैसी है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि स्पर्म्स की बनावट। स्पर्म्स के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिड पीस एंड टेल। मिड पीस जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो स्पर्म्स को मूव करने में एनर्जी देता है, और टेल उसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डीएनए मटेरियल होता है 23X या 23Y, वो स्पर्म की हेड पे होता है और वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, एक स्पेसिफिक साइज़ का होता है। अगर ये शेप थोड़ा भी एबनॉर्मल होता है तो वो कंडीशन हम टेराटोजूसपर्मिया कहते हैं। अब टेराटोजूसपर्मिया में भी WHO की क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड किया गया है। WHO की क्राइटेरिया के हिसाब से 2021 के हिसाब से इसमें ये है कि स्पर्म्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको हम क्रूगर स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से जज करते हैं। इसमें नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के स्पर्म्स एटलीस्ट 4% होनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, 200 रेप्लिकेट्स ऑफ स्पर्म्स को एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से अपन रिपोर्टिंग देते हैं। अब इसमें कॉजेज़ क्या हैं? इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्मोकिंग, टोबैको, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ें जो है वो स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी को ख़राब करती हैं। दूसरा जो कॉमनली देखा गया है वो है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस फिजिकल या मेंटल किसी भी तरीके का स्ट्रेस है लाइफस्टाइल में, तो उसकी वजह से स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है। देन थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील मतलब कि टेस्टिस के आसपास की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और उनकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है टेस्टिस का, और उसकी वजह से जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मल होने लगती है। और फोर्थ जो है वो रेयरेस्ट कॉज होता है, जो है जेनेटिक कॉज। इसमें जनरली ग्लोबोजूसपर्मिया, क्रिप्टोजूसपर्मिया, इस टाइप के कंडीशन को हम जेनेटिक कॉज की वजह से होते हैं। अब अगर टेराटोजूसपर्मिया आया है तो उसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा? कोई भी स्पर्मेटोजेनेसिस को कोई भी स्पर्म्स को बनने के लिए, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एटलीस्ट 3 मंथ लगते हैं ऑन एन एवरेज। तो 3 मंथ तक हमें कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो करना है, देन फिर हमें रिपीट कराना होता है। अब कॉज की को हमको ट्रीट करना है, जैसे कि अगर स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी आप एडिक्शन कर रहे हैं उसको आप डेफिनेटली इमीडिएटली स्टॉप करिए और लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस करिए। अगर नाइट में ज़्यादा जग रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर एक स्लीप लीजिए, प्रॉपर एक डाइट मैनेज कीजिए। बिकॉज क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से और जो बैड हैबिट्स हैं उनके एडिक्शंस की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं जो कि स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी ख़राब करते हैं। तो अगर आप डाइट में अच्छा रखेंगे, सब चीज़ें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी डाइट खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपके जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाएगा और उसकी वजह से मॉर्फोलॉजी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। देन फिर जो कॉमन कॉज था वो था वेरिकोसिल। वेरिकोसिल में हम ग्रेडिंग करते हैं और ग्रेडिंग के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, और मोस्टली ऑपरेटिव ही ट्रीटमेंट होता है इसमें। देन फिर जेनेटिक कॉज है उसका कोई उस अगर जेनेटिक कॉज है उसमें भी अगर मॉर्फोलॉजिकली वाइज थोड़े ठीक ठाक 1-2 स्पर्म्स भी अगर मिलते हैं तो हम मल्टीपल नंबर ऑफ सीमेन का कलेक्शन करके हम जो अच्छे मॉर्फोलॉजिक स्पर्म्स हैं उनको फ्रीज करके फिर हम IVF के थ्रू प्रेगनेंसी कराने का कोशिश कर सकते हैं। टेराटोजूसपर्मिया 3 मंथ के बाद भी अगर नहीं ट्रीट हो पा रहा है, नहीं एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले ही स्पर्म्स दिख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर हमको IVF का जो प्रोसीजर होता है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हम जिसमें oocytes के अंदर हम डायरेक्ट जो अच्छे मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली डाल देते हैं, और उसके बाद फिर जो ब्लास्टोसिस बनता है उसको फिर इम्प्लांट करके हम प्रेगनेंसी पा सकते हैं। आशा करती हूँ इतनी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर उपयोगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।